दोस्तों, आज हम इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है और ये किस तरह प्रोसीड करता है। इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली एक इंतहाई खुश्क सब्जेक्ट समझा जाता है और मैंने जब पहली दफ़ा इकोनोमेट्रिक्स का सामना किया तो मुझे लगा ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फेल करने के लिए एक सब्जेक्ट निकाला गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इकोनोमेट्रिक्स एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। इकोनोमेट्रिक्स मुख्तसर से मुख्तसर और तवील से तवील हो सकता है। मुख्तसर करें तो ये इतना है कि एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और फैलाएं तो फिर दमोदर और गुजराती ने सिर्फ बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स पे कोई 1000 पेजेस की किताब लिखी। दमोदर और गुजराती का जिक्र आ गया तो दोस्तों, इन लेक्चर्स में जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं और उसके मुताबिक चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर आप रिव्यू करना चाहें, बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, या अगर आप हार्ड कॉपी ले लें 5th एडिशन टू बी स्पेसिफिक, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इकोनोमेट्रिक्स पे के इंट्रोडक्शन पे कि इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली है क्या। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इकोनो और मैट्रिक्स। मैट्री जैसे जियोमेट्री है जमीन की पैमाइश के लिए, ट्रिग्नोमेट्री जब आप त्रिकोण की, ट्रायंगल की पैमाइश करते हैं या उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं, इकोनॉमिक्स के फिनोमेना को मेजर करते हैं, तो इससे जो सब्जेक्ट बनता है इसको इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। अब ओवर द इयर्स पास में ये समझा जाता रहा इकोनॉमिक्स के बारे में एक तवील अरसे तक कि इकोनॉमिक्स जो है ये जुबानी जमा खर्च वाला कोई मजमून है, और जो इकोनॉमिस्ट हैं ये वैसे हवाई बातें करते हैं, और अगर 10 खाली कार्टन रख दें और 10 इकोनॉमिस्ट को आप बुलाएं और वो कार्टन्स खोलें तो उसके बारे में 11 किस्म की आरा कायम कर लेंगे कि इस डब्बे में से पता नहीं क्या निकलेगा, इसमें से ये निकलेगा, इसमें से ये निकलेगा। रिसर्च में हम जुबानी जमा खर्च पे नहीं जाते। रिसर्च में हमें सॉलिड एविडेंस चाहिए होता है, किसी भी चीज का एम्पेरिकल एविडेंस चाहिए होता है। मसलन अगर आप कहते हैं कि 2 + 2 4 होता है सिंपली, तो रिसर्च में ये बात भी आपके साथ तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि आप 2 चीजें और 2 चीजें उठाकर और उसको 4 साबित न कर दे कि ये देखें 2 और 2 हमने जमा किया तो इसका रिजल्ट 4 आया। लिहाजा इसके लिए इकोनोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स का मजमुआ है। इसमें इकोनॉमिक है, इसमें मैथमेटिक्स है और इसमें स्टैटिस्टिक्स है। इन 3 सब्जेक्ट्स को जब आप मिलाते हैं, एक इकोनॉमिक फिनोमेना को मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, तो इससे जो सब्जेक्ट हमारे पास वजूद में आता है उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। अब इकोनोमेट्रिक्स के लिए एक अलग सब्जेक्ट की जरूरत ही क्यों पेश आई? इकोनोमेट्रिक्स अलग से एज अ सब्जेक्ट ही हम क्यों पढ़ते हैं? क्या होता एक्चुअली ये है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा होता है। डेटा रॉ फॉर्म में जब फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं आपको, उसको हम डेटा कहते हैं कि जी लोग इतना खर्च रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना सेविंग कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब इस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये हमारे किसी काम के नहीं होते। अब इनको किसी काम में लाने के लिए और कोई कंक्लूजन ड्रा करने के लिए, कोई नतीजा अखज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से गुजारते हैं। और जब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से ये डेटा गुजरता है तो यहां पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो कंक्लूजन होते हैं जिनका एम्पेरिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है। क्योंकि ये फिगर्स जो होते हैं ये आपके पास हिंसों की शक्ल में आते हैं, यानी जुबानी कलामी बातें जो हैं उनको हम मैथमेटिकल डेटा में तब्दील कर देते हैं और उनकी बेस पे आगे हम डिसीजन कर सकते हैं। मसलन एक मिसाल ले लेते हैं कि आप कहते हैं
कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। हम देखते हैं रिसेंटली जब टमाटर की सप्लाई कम हो गई थी तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ पे सप्लाई आ गई डिमांड की बजाय, क्योंकि डिमांड को वो मैच नहीं कर रही थी। तो ये ऐसे फिनोमेना है जो नॉर्मल जिंदगी में हम देखते हैं। अब इकोनॉमिस्ट जो पुराने जमाने में थे वो यही बातें करते थे, लेकिन उनको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था बैक पे, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि इकोनॉमिक्स जो है ये महज चंद हवाई बातों का नाम है। अब इसी तसर को खत्म करने के लिए इसके लिए इकोनोमेट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि हमारा जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, जो इकोनॉमिस्ट के दावे हैं, उनको हम पेपर पे साबित कर सकें कि ये जो बातें हो रही हैं ये हवाई बातें नहीं है, बल्कि इनके बैक पे एक मुकम्मल साइंस मौजूद है। अच्छा, अब जहां तक इकोनोमेट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको पेपर में या कहीं पे रिप्रोड्यूस करना हो, तो वो डेफिनेशंस आगे मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं, आप बुक से भी देख सकते हैं। वो डेफिनेशन हमारा यहाँ पे ज्यादातर कंसर्न नहीं है, बल्कि हमारा कंसर्न मेनली कॉन्सेप्ट्स के बारे में है कि कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारे क्लियर हो जाए कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या और ये किस तरह काम करता है। अगर हम इकोनोमेट्रिक्स एज अ सब्जेक्ट इस पे गौर करें तो बेसिकली ये चार चीजों का मजमुआ है, चार चीजों का मिक्सचर है। इकोनॉमिक थ्योरी। अब इकोनॉमिक थ्योरी इकोनोमेट्रिक्स के बगैर एक जुबानी कलामी बात है। अच्छा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब इन चार चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो इसमें से जो चीज निकलती है या जो चीज बनती है उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि मेनली तीन सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का मजमुआ है। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मजमुआ है। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मजमुआ है। तो जब इन चारों चीजों को हम मिक्स करके पढ़ते हैं तो इसको इकोनोमेट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, ये चारों आपस में इंटरेक्ट किस तरह करते हैं? इकोनॉमिक थ्योरी को जब हम देखते हैं तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है ये बेसिकली एक स्टेटमेंट की शक्ल में है। मसलन एक मिसाल हम ले लेते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसके लिए डिमांड इंक्रीज होगी। अब ये एक जुबानी बात है, एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे कहा गया, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कहा गया, लेकिन इसके सपोर्ट में एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। अब ये एम्पिरिकल एविडेंस कहाँ से आएगा? इसके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हम यूज करते हैं कि लेट्स सपोज एक चीज थी, जब उसकी प्राइस 100 रुपए थी तो क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो 2000 यूनिट थी। 2000 यूनिट लोग खरीदना चाहते थे। जब उसकी प्राइस कम करके 80 रुपीज कर दी गई तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ के 2500 हो गया। अब ये चीज साबित करना, ये एम्पिरिकल एविडेंस जो है ये कौन देता है? ये हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स देता है। उसके बाद आती है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की बात। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स इन्हीं रिजल्ट्स को लेके ग्राफ और चार्ट की शक्ल में हमें दिखाता है। मसलन इसको हम इस तरह ड्रा करते हैं कि लेट्स सपोज ये डिमांड है और ये इधर प्राइस है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस कम होती है चीजों की डिमांड बढ़ती जाती है। इस किस्म का ग्राफ आएगा। मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम जो है वो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का आता है हमारे इस सारे प्रोसेस में।
अच्छा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है हमारे इसी डेटा को या हमारे इसी इकोनॉमिक थ्योरी के जो क्लेम्स होते हैं उनको एम्पिरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है। अगला हमारा टॉपिक्स है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स जो है किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हवाले से किस तरह प्रोसीड करता है, कौन से स्टेप्स हैं जो इकोनोमेट्रिक्स फॉलो करता है एक प्रॉब्लम के सलूशन तक और एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो इसके बारे में बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और सबका अपना अपना मेथड है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इन लेक्चर्स में वो है दामोदरन गुजराती की द बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, और ये बुक क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करता है, तो यहाँ पे हम क्लासिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे। अच्छा, सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक जुबानी मफरूजा पेश किया जाता है या एक दावा किया जाता है। मसलन केनेस ने कहा था कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके खर्चे उसके साथ साथ बढ़ते हैं, और ये जो बढ़ने की रेशो है ये 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। इसका क्या मतलब है? 0 से ज्यादा, मसलन अगर एक बंदी की इनकम 100 रुपए है, अगर 100 से 110 हो जाए ये इनकम है, अगर 100 से 110 होती है तो एक्सपेंडिचर जितना भी है, लेट्स सपोज उसका 80 रुपए एक्सपेंडिचर था, वो लाजमी यहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जो कि 0 से ज्यादा होगा। चाहे तो 1 रुपया हो, चाहे तो 20 रुपया हो, चाहे तो 100 रुपया हो, लेकिन बढ़ेगा जरूर। एंड लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली डबल नहीं होगा, ठीक है। 1 का मतलब है इसके बराबर और 0 का मतलब है कि कोई चेंज नहीं। तो केनेस ने कहा कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं, और ये जो रेशो है, जो एक फिगर मल्टीप्लायर है, वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये नहीं 0.1 या 0.001 से लेके और 0.999 तक जाएगा, यहां इसके दरमियान एक फिगर होगा। ये उसने एक जुबानी बात कर दी। अब दूसरा स्टेप इस मेथोडोलॉजी का है हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। मैथमेटिकल मॉडल में अगर यही जो केनीज ने ये तो बता दिया कि इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ती है तो दूसरी भी साथ बढ़ती है, लेकिन उसने उस थ्योरी में फर्दर डिटेल्स हमें नहीं बताई कि अगर इनकम $1 इंक्रीज होगी या 1 रुपया इंक्रीज होगी या 100 रुपया इंक्रीज होगी तो उसका खर्चा कितना इंक्रीज होगा। अब जब यही बात एक मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट के पास जाएगी तो वो उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की शक्ल में डालेगा या मैथमेटिकल मॉडल बनाएगा। लेट्स सपोज इसी बात को वो इस तरह लिखेंगे, β1 प्लस β2 x। अब ये वही कीनेस वाली बात है, लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम ले आए हैं। y क्या है, β1 क्या है, β2 क्या है, x क्या है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे y क्या है? y आपका कंजम्पशन फंक्शन है, आपका खर्चा है, और x जो है ये हो गया आपका कंजम्पशन। ये x जो है ये आपकी इनकम है। β2 ये वो कोएफिशिएंट है जिसके बारे में कीनेस ने कहा था
ये 0 और 1 के दरमियान यही कहीं पे है। ये 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इसके दरमियान कोई डिजिट होगा। अब ये बीटा 1 क्या है? बीटा 1 वो मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो हर इंडिविजुअल करता है। जब इसी इक्वेशन के रिजल्ट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है। लेट्स सपोज इनकम, एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन फंक्शन, इस बीटा को स्लोप कहा जाता है। ये जो ग्राफ पे हम प्लॉट करते हैं तो ये यहां से शुरू होता है, यूं जाता है। अब देखिए यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों 0 हैं। लेट्स सपोज ये 10,000 रुपीज है, तो ये स्टार्ट कहां से ले रहे हैं? 10,000 से। यानी अगर इवन किसी बंदे की इनकम 0 भी होगी तब भी वो कुछ लेवल ऑफ एक्सपेंस उसका होगा, चाहे जहां कहीं से भी वो लेता है। वो उधार लेता है, वो चोरी करता है, वो किसी से मुफ्त लेता है, बहरहाल क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। 10,000 जो है ये उसके बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर उसका गुजारा नहीं है। उसने खाना है, पीना है, पहनना है वगैरह। तो ये बीटा 1 वो स्लोप है कि ये तो इसमें ऐड होगा ही होगा। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट है बीटा 2 की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी कि ये 0 और 1 के दरमियान होगी, जो कि 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी, 0.6 भी, 0.7 भी, 0.8 भी, डिपेंड करता है। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारा होता है स्टेटिस्टिकल और इकोनॉमिक मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल के बाद हम स्टेटिस्टिकल और इकोनॉमिक मॉडल पे जाते हैं। होता क्या है कि मैथमेटिकल मॉडल जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात करता है। मसलन ये 2 + 2 4 का है कि जी अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज 100 से बढ़ के 150 हो गई तो आपके एक्सपेंडिचर यहाँ 80 से बढ़ के और 110 हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि हर बंदे का एक्सपेंडिचर का अपना एक तरीकाकार होता है। ठीक है, तो इन चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए और एकोमोडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एरर टर्म ऐड कर देते हैं, यानी प्लस म्यू। अब ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल बन गया। ये जो आपका म्यू है एरर टर्म कहलाता है। एरर टर्म होता बेसिकली ये है कि यहां पे हम दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, हम एक्सपेंडिचर को और इनकम को। ये एक्सपेंडिचर जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। हमारा इनकम जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हम कितना खर्चा करेंगे, लेकिन बाकी चीजों को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। मसलन फैमिली का साइज, एक बंदा है वो अकेला बंदा है, उसकी शादी नहीं हुई, अब उसके खर्चे जो है उसका पैटर्न जो है वो जरा डिफरेंट तरीके से है। एक बंदा है उसकी शादी हुई है लेकिन अभी बच्चे नहीं है, अब वो उस कुंवारे बंदे से थोड़ा सा मजीद डिफरेंट है। एक और बंदा है जिसकी शादी हुई है, बच्चे भी हैं, अब ये तीसरी किस्म का आ गया। अब इसका एक्सपेंडिचर का बिहेवियर जो है वो मजीद डिफरेंट होगा। एक और है जिसकी शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं और वालिदैन भी हैं जो कि बूढ़े हैं और बीमार हैं, जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। अब उसके खर्चे का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होगा। तो तमाम इन चीजों को, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मसलन एक बंदा है, एक सोसाइटी में रह रहा था, एक इकोनॉमिक क्लास में रह रहा था और वहां से वो शिफ्ट हो गया दूसरे हायर या लोअर क्लास में, तो उसका एक्सपेंडिचर बिहेवियर बदल जाएगा। मसलन आप गांव में रह रहे थे, आपने घर में चारपाइयां वगैरह रखी हुई थी और उस पर गुजारा हो रहा था, लेकिन जब आप शहर में आ गए, किसी पोश इलाके में आ गए, अब वहां पे आप चारपाई जो है वो एक सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप चारपाई नहीं रख सकते। अब आपने बेड लेने हैं, मे बी गांव में आप साइकिल पे मोटरसाइकिल पे फिर रहे थे, लेकिन अब जब आप ऐसे एरिया में आ गए जहां पे गाड़ी रखना जरूरी है, वहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको और भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और उन तमाम चीजों को अकाउंट फॉर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें म्यू ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा एरर टर्म कहलाता है।
इसके बाद चौथा स्टेप क्लासिकल मेथोडोलॉजी के मुताबिक ऑब्टेनिंग डेटा। अब जो आपने मुख्तलिफ वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। इसको हमने कहा एक्सपेंडिचर है, इसको हमने कहा इनकम है। अब क्या करेंगे या क्या करते हैं हम कि इन दोनों वेरिएबल के हवाले से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप इंडिविजुअल के लेवल पे कर रहे हैं तो आपका जितना सैंपल है, लेट्स सपोज हम 500 घराने या 100 घराने ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं मुख्तलिफ सालों में, लेट्स सपोज 2019, 2018, 2017, 2016 और इनका डेटा इकट्ठा करते हैं कि इन फैमिलीज ने इनकी इनकम कितनी थी इस साल में, 2016 में इसके एक्सपेंडिचर कितने थे, 2017 में इनकम कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितने थे, 2018, 2019, और इस तरह आप अपना डेटा कलेक्ट करते हैं जो आप अपने मॉडल में फिट करके और फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो चौथा स्टेप हमारा जो है वो डेटा कलेक्शन होता है। अच्छा, अब पांचवा स्टेप हमारे पास होता है एस्टिमेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। एस्टिमेशन में क्या होता है, बेसिकली हम रेग्रेशन यूज करते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इस वक्त हम रेग्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इक्वेशन में हमने बीटा 1 और बीटा 2 इस्तेमाल किए थे, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स, ये इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं। और अगर इसको हम ग्राफ की शक्ल में देखें तो ये जो हमारे पास सारा होता है इनकम, एक्सपेंडिचर, इस वैल्यू को जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो इसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। और इस कैप का मतलब क्या होता है कि ये जो इसकी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, ये एस्टिमेटेड है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 400 और इसकी वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज 0.6 आ गई। जो वैल्यूज आती हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, और एस्टिमेटेड हम कहाँ से निकालते हैं, रेग्रेशन एनालिसिस से, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। होता क्या है एक्चुअली कि जो मुख्तलिफ डेटा हमारा होता है वो जरूरी नहीं, कुछ हो सकता है इसी मेन लाइन के ऊपर पड़ा हो, लेकिन ये डेटा दाएं बाएं स्कैटर्ड होता है। कुछ लोग कहाँ, फिर रेग्रेशन से हम इसका एक सेंट्रल लाइन हम ड्रा करते हैं कि ये इसकी जो है वो एस्टिमेटेड जो हमारी लाइन है वो बन रही है। तो ये जो कैप वाई के ऊपर आप कैप देख रहे हैं, इस कैप ये इंडिकेट करता है कि वाई की जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद जो छठा स्टेप है हमारे पास वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कि अब जो हमने एस्टिमेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या जो शुरू में हमने हाइपोथेसिस पेश किया था, एक नजरिया पेश किया था, एक मफरूजा पेश किया था कि जब इनकम बढ़ती है तो साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और ये इंक्रीज जो है वो 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है, जो कोएफिशिएंट होता है। तो उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई ये रिजल्ट उसके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। अगर मैच करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है वो अप्रूव हो गया, और अगर रिजल्ट्स अदरवाइज आते हैं तो फिर उस हाइपोथेसिस को हम या रिजेक्ट कर देते हैं या फिर रिविजिट करते हैं कि कहीं पे हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो ये हमारा छठा स्टेप हो जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस मेथोडोलॉजी में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद क्या होता है, अगर हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है फोरकास्टिंग। अब जबकि हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया, हमें पता है कि जो हमने मफरूजा बनाया था वो ठीक है, तो उसके बाद अब हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसा पीछे हमने कहा कि लेट्स सपोज बीटा 1 की वैल्यू 300 आ गई और दूसरी की वैल्यू 0.6 आ गई, बीटा 2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज इंडिविजुअल की इनकम जो है वो 10,000 है अभी, और
एक्सपेंडिचर जो है वो 9,000 है। अब अगले साल में अगर हम इसकी इनकम बढ़ा के 12,000 कर देते हैं तो इसके एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? अब ये वैल्यूज इनपुट करके हम उसके अगले साल के एक्सपेंडिचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या एक्सपेंडिचर के बारे में देख के हम उसके इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। मसलन ये सबसे ज्यादा यूजफुल होगा किसको? नैब को। कि अगर आप 10-10 किलो टमाटर खरीद रहे हैं, जैसे पिछले दिनों लतीफे भी थे कि एक बंदा टमाटर लेके जा रहा था तो नैब वाले उसके घर पे शाम को आ गए कि आपने इतने टमाटर लिए, आपकी इनकम के सोर्सेस क्या हैं। तो ये फोरकास्टिंग होती है, प्रिडिक्शन होती है, जो इसकी बेसिस पे हम करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये हमारा 7वां स्टेप होता है। और इसके बाद हमारा 8वां स्टेप ये होता है कि अब जो हमारे पास मॉडल बन गया है, उस मॉडल को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वो एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल प्रेजेंट करते हैं, और वो एप्लीकेबल होता है कहीं पर भी, क्योंकि अब हमने इसको न्यूमेरिकली और एम्पेरिकली इसको प्रूव कर लिया कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था। तो मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ये 8 स्टेप्स जो हमने इन डिटेल डिस्कस किए, इनको दोबारा एक दफा रिविजिट कर लेते हैं। कि सबसे पहले क्लासिकल मेथोडोलॉजी है, उसमें हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस पेश करते हैं या थ्योरी पेश करते हैं, उसके बाद उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। तीसरे नंबर पे हम उसके बाद स्टेटिस्टिकल और इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो एग्जैक्ट होता है, जबकि इन रियलिटी हमारे पास इकोनॉमिक्स में चीजें एग्जैक्ट नहीं होती, बल्कि अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे एरर टर्म ऐड करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास होता है कि अपने अब इन मॉडल्स में इनपुट करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है, जो जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं अपने वेरिएबल्स के हिसाब से। और फिर 5वें नंबर पे एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइन होती है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, और जिसके बारे में मैंने कहा कि रेग्रेशन हम यूज करते हैं, जो कि हम आगे जाके इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको ज्यादा डिटेल में रेग्रेशन के नहीं जाते क्योंकि हम अपने टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये एनालिसिस हम कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट को हम मैच करते हैं यहाँ पे अपने हाइपोथेसिस के साथ, कि हमने क्या दावा किया था और हमारे रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर तो हाइपोथेसिस हमारा प्रूव होता है, जो रिजल्ट हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो अप्रूव हो जाता है। और अगर उससे मुख्तलिफ आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? या हम अपना हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर दोबारा से रिविजिट करते हैं कि कहीं से हमसे कोई वेरिएबल ऐसा तो नहीं था जो बहुत जरूरी था और हमने उसको स्किप कर लिया। लेकिन जैसा कि कीनेस की थ्योरी को हमने टेस्ट किया और वो प्रूव हो गई कि ये ठीक है, तो उसके बाद 7वां स्टेप जो क्लासिकल मेथोडोलॉजी के मुताबिक है वो है फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। अब हम अपने रिजल्ट्स की बेस पर फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि जब किसी की इनकम में कितना इजाफा होगा तो उसका एक्सपेंडिचर कितना इफेक्ट होगा, कितना उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या किसी का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा है तो एस्टिमेटेडली उसकी इनकम में कितना फर्क आया होगा। और फोरकास्टिंग के बाद 8वां स्टेप हमारा होता है कि इस मॉडल को हम कंट्रोल या पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया या कहीं पे मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब अपने महदूद इल्म के मुताबिक दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।